तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम कर रहे हैं आज। हम आगे फिजिकल पोर्शन के ऊपर यानी कि फिजिक्स के ऊपर आगे हैं। उसमें से हम आज करेंगे लेंस के हवाले से स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं। ठीक है। तो स्फेरिकल लेंस लेंस जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक कन्वेक्स लेंस होता है, दूसरा कनकेव लेंस होता है। ठीक है। तो कन्वेक्स और कनकेव को हम देखेंगे और इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोस्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गाड़ियों में जो कन्वेक्स लेंस कौन सी जगह पे इस्तेमाल होता है, कनकेव लेंस कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है और ये कौन सी सैटेलाइट के लिए होते हैं, फार के लिए या नियर के लिए होते हैं। सबसे पहले देखेंगे कन्वेक्स लेंस को। कन्वेक्स लेंस बेसिकली लेंस क्या होता है आपका, लेंस जो है वो ग्लास को ही कहते होते हैं। और जो कन्वेक्स लेंस है ये आपका क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। यानी कि ये जो लेंस यूज होता है ये पिक्चर को मैग्नीफाई बड़ा करके दिखाता है। ठीक है। और देखें कोई भी चीज आपकी दूर नजर, स्पेशली जब आपको दूर की नजर आपकी कमजोर होती है, आपको लफ्ज छोटे नजर आ रहे होते हैं, तो आप क्या यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो वो कन्वेक्स लेंस क्या होता है, वो बेसिकली आप क्या करता है, उन अल्फाज को जो है ना वो बड़ा मैग्नीफाई करके दिखाता है, तो इसलिए इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहा जाता है। ये एक तो क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास कन्वेक्स लेंस होता है, ये मैग्नीफाइड यानी कि लार्जर इमेज, मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है, बड़ी इमेज करके दिखाना ऑब्जेक्ट की। अच्छा, उसके बाद कहता है जो माइक्रोस्कोप होती है, सिंगल माइक्रोस्कोप या आपका जो है माइक्रोस्कोप, जिसमें आप जो है ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर को बढ़ाया जा सकता है। किस तरह बढ़ाया जा सकता है, जब हम उसकी फोकल लेंथ को कम कर दें। जितना फोकल लेंथ कम होगी उतना जो है ना मैग्नीफाइंग पावर बढ़ती जाएगी। मैं बताता हूँ फोकल लेंथ क्या होती है, बल्कि ये पॉइंट मैं क्लियर करता जाऊँ आपको। यहाँ पे आ जाए, ये देखिएगा। देखें, ये आपका कन्वेक्स लेंस है इस फॉर्मेट के अंदर। ये आप माइंड में रख लें इसको, इस पिक्चर को, क्योंकि ये पेपर असल में अक्सर जो है ना ये पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लाइट आ रही है यहाँ से, जब ये पड़ेगी तो कन्वेक्स लेंस क्या करता है, इसको कन्वर्ज कर देता है, डाइवर्ज नहीं करता बल्कि कन्वर्ज करता है एक पॉइंट के ऊपर। तो ये पॉइंट जो है ये फोकल पॉइंट कहलाएगा। जो है इस फोकल पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो फासला है ये फोकल लेंथ कहलाता है। इसको जितना कम करते हैं यानी कि इसकी तरफ मूव करते हैं, जितना इसको कम करेंगे पिक्चर उतना बड़ी होती जाएगी। इट्स मीन के जूम करेंगे, जब हम जितना जूम करेंगे फोकल लेंथ बढ़ेगी। और सॉरी, जितना फोकल लेंथ कम होगी, ये फोकल लेंथ कम हो रही है, ठीक है। तो फोकल लेंथ कम होगी उतना क्या होगा, इमेज मैग्नीफाई होगी। और हाँ जी। अच्छा, इसको जो यूज किया जाता है टू द फोकस सनलाइट टू द वन पॉइंट। बेसिकली जो सनलाइट आ रही होती है फोकस करने के लिए जो है ना हम क्या यूज करते हैं, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सनलाइट को वन पॉइंट के ऊपर फोकस करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, कन्वेक्स लेंस को यूज किया जाता है। कन्वेक्स लेंस जो है ये थिकर होता है एट द मिडल और थिनर होता है एट द एज। ये देखना, ये कन्वेक्स लेंस है। यहाँ पे जो है ना ये इसका थिकर पॉइंट है, ये वाला ये थिकर पॉइंट है। ये क्या है, ये थिनर पॉइंट है। तो इसलिए जो ना ये सेंटर से क्या होता है, ये थिकर होता है, मोटा होता है। ठीक है। और रेस जो है लाइट इसमें से जब गुजरती है लेंस में से, और ये ऐसा ऐसा क्लोज हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है एक पॉइंट के ऊपर, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। और कहते हैं जब पैरेलल रेज जो है लाइट की इस कन्वेक्स लेंस में से गुजरती हैं, पॉइंट के ऊपर फोकस हो जाती है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, वो जो फोकस्ड होती है उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस या प्रिंसिपल पॉइंट भी कहा जाता है। वही जो फोकल पॉइंट होता है आपका। अच्छा, वो कहता है डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। मैंने अभी बताया, ये हो गया आपका, ये मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये प्रिंसिपल फोकस कहलाता है पॉइंट। ठीक है, या फोकल पॉइंट भी कहा जाता है। और ये क्या है, लेंस इसका सेंटर हो गया, यानी कि लेंस का ये सेंटर है। इस सेंटर के दरमियान ये जो इसका लेंथ है, दैट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ कहलाती है। यानी कि कन्वेक्स लेंस के सेंटर और फोकल पॉइंट इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ कहलाता है।
अच्छा, उसके बाद जो प्लेन मिरर्स होते हैं, और प्लेन मिरर्स हो गए एंड कन्वेक्स मिरर्स हो गए, ये एक रियल इमेज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो आप जो है आईना देखते हैं, वो क्या प्लेन मिरर है। और जो कन्वेक्स मिरर होता है, ये आपको क्या दिखाते हैं, रियल इमेज दिखाते हैं। रियल इमेज होती है, बट क्या होती है, ये इन्वर्टेड होती है। ठीक है, उलट होगी बट रियल इमेज होगी। और जो कनकेव मिरर होता है, वो वर्चुअल इमेज दिखाता है। वो क्या करता है, वर्चुअल इमेज, यानी कि फेक में दिखाता है, वर्चुअल दिखाता है। उसके बाद है क्या, कैमरा यूज, कैमरा जो होता है, कैमरा हम आप जो मोबाइल्स के अंदर होते हैं, या आप जो कैमरा है यूज करते हैं, उसके अंदर कौन सा लेंस यूज होता है, उसके अंदर भी कन्वेक्स लेंस होता है, क्योंकि फोकस करता है इमेज को, वो जूम कर सकते हैं, आप उससे मैग्नीफाई कर सकते हैं। ये रियल और इन्वर्टेड इमेज जो है वो दिखाता है आपको। लाइट जो होती है सन की, वो कैन बी फोकस्ड ऑन द कन्वेक्स लेंस के ऊपर फोकस की जाती है, और वो इसलिए कन्वर्ज कहा जाता है इसको। इन फोटोग्राफिक कैमरा fitted with the convex lens, inverted and real type of the image, वही बात रिपीट कर रहे हैं। कैमरे के अंदर क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी, और उसमें कौन सा लेंस यूज होगा, कन्वेक्स लेंस यूज होगा। अच्छा, गाड़ियों के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। गाड़ियों के अंदर जो रेयर व्यू मिरर होता है, वो कौन सा होता है, वो कन्वेक्स मिरर होता है, रेयर व्यू। आप मोस्टली यूज करते होंगे, चलाते होंगे, जब आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं, तो सेंटर वाला एक शीशा लगा होता है, जिससे आप पीछे बैक की तरफ देख रहे होते हैं। गाड़ी के अंदर, साइड वाला नहीं, गाड़ी के अंदर जो सेंटर में लगा होता है, बिल्कुल आपके सामने, ड्राइवर के सामने, तो आप उससे पीछे देख रहे होते हैं, वो क्या कहलाता है, बेसिकली वही रियर व्यू मिरर उसको कहा जाता है। ये गाड़ियों में यूज होता है। कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। उसके बाद रेजोल्यूशन क्या होती है, रेजोल्यूशन बेसिकली किसी भी इमेज की रेजोल्यूशन, वो क्या करती है, क्लैरिटी ऑफ द इमेज को शो करती है। जितना रेजोल्यूशन अच्छी होगी, उतना इमेज क्लियर होगा। हम ये अक्सर लेते हैं जी, मेगापिक्सल कैमरा लेते हैं जी, 50 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल, 80 मेगापिक्सल। ये क्या होता है, 120 मेगापिक्सल। ये क्या होता है, बेसिकली ये इमेज शार्पनेस को वो करते हैं और क्लियर करते हैं इमेज को। A man is ordering a lens to use a reading glass. He should order a large convex lens. यानी कि आप रीडिंग के लिए कोई मिरर मंगवाते हैं, वो कौन सा होगा, वो कन्वेक्स लेंस होगा, और उसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होगी। जी, होल्ड कीजिएगा, आसान हो जाए। जी। अच्छा, उसके बाद है कन्वेक्स लेंस इज यूज फॉर द करेक्शन ऑफ द लॉन्ग साइटेडनेस। दूर की नजर को ठीक करने के लिए आप कौन सा लेंस यूज करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है पास्ट पेपर में। कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, क्योंकि इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहा जाता है। ये दूर की नजर इसलिए कि दूर के जो लेटर्स होते हैं, स्टेट में लिखी होती है, रिटर्न जो फॉर्मेट होता है, उसको क्या कहते हैं, मैग्नीफाई करके दिखाता है। ये मैंने आपको बताया है। ये बेसिकली ये क्या है, आपका कन्वेक्स लेंस है। हाँ जी, मुझे बताइए, कन्वेक्स लेंस आप अंडरस्टैंड होगी। जी, कन्वेक्स लेंस अंडरस्टैंड। जी जी। चले, अब हम आ रहे हैं कनकेव लेंस की तरफ। तो कनकेव लेंस क्या होता है, ये क्या होता है, ये सेंटर से जो है ये थिन होता है, मतलब कि कम इसका जो है ना साइज सेंटर से। और जो इसके एज होते हैं, ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं। कनकेव लेंस इज थिनर एट द सेंटर देन एट द एज। एज के ऊपर क्या होता है, थिकर होता है। सेंटर के ऊपर क्या होता है, थिनर होता है। डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, लेंस इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग। अब देखें, ये लाइट आ रही है यहां से, ये लाइट, ये लाइट आ रही है, ठीक है। तो इससे जब गुजरेगी, तो ये डाइवर्ज हो जाएगी, कन्वर्ज नहीं हो रही, बल्कि डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है। और इसका जो फोकल पॉइंट बनता है, ये पीछे बनता है यहाँ पे। तो इस वजह से जो इससे इमेज बनती है, वो रियल नहीं होती, वर्चुअल होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, कनकेव मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ द कार। कार की जो हेडलाइट होती हैं, आप रात के टाइम सफर कर रहे हैं, आप लाइट जलाते हैं, उससे क्या होता है, जब लाइट निकलती है उस मिरर में से, तो क्या हो जाती है, फैल जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। तो गाड़ी हेडलाइट्स के अंदर क्या हो जाएंगी, वो क्या कहलाएंगी, वो हेडलाइट्स, वो कनकेव मिरर्स कहलाएंगे। ये शॉर्ट साइटेडनेस के लिए होती है, क्योंकि करीब से आपको बहुत जो है चीजें
ब्लड और बड़ी नजर आती है, तो ये क्या करता है, इसको कन्वर्ज कर देता है इसको। ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होती है, ये आप उसको इजीली जो है ना वो रीड कर सकते हैं। myopia ये हमारी होती है नियर साइटेड, उसके लिए क्या किए जाते हैं, जो जाते हैं, ठीक है, मायोपिया। आपका टॉपिक ये वाला तो है लेंस के हवाले से। अब मैं यूनिवर्स और इसके हवाले से देखते हैं इसकी कंपोजिशन क्या है यूनिवर्स की, सन क्या है, उसका क्या है, और सोलर सिस्टम ये देखेंगे, कंप्लीट टॉपिक। पर आज जो है हमने क्या करना है यूनिवर्स के हवाले से, इसमें एस्ट्रोनॉमी के स्टार्स क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं। जनरल एक टॉपिक है यूनिवर्स और इट्स कंपोजिशन। यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स जितने भी हमारी मैटर्स पाए जाते हैं, और मैटर एनर्जी जो एग्जिस्ट करती है वो क्या कहलाती है स्पेस और टाइम के अंदर, दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्स कहलाती है। इनके जो भी चीज इसके नाम में पाई जाती है दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्स। एस्ट्रोनॉमी स्टडी ऑफ द स्टार को कहा जाता है। प्लैनेट्स हो गया, स्पेस हो गया। एस्ट्रोनॉमी क्या है, जनरली पूछा जाता है एस्ट्रोनॉमी क्या है, इज द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ द स्टार्स, दैट इज कॉल्ड द एस्ट्रोनॉमी कहलाती है। एस्ट्रोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ द स्टार, मूवमेंट ऑफ स्टार की एस्ट्रोलॉजी कहलाएगा। और कॉस्मोलॉजी की स्टडी ऑफ द यूनिवर्स, इसको क्या कहा जाता है, कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। कि कब स्टडी ऑफ यूनिवर्स कब बनी थी, कैसे जो है ना ये क्रिएट हुई, और ये किस तरह जो है ना ये इसमें चेंजेस आए, ये सारी चीजें क्या कहलाती है, कॉस्मोलॉजी कहलाती है। ये डेफिनेशंस है, ये पूछी जाती है सम टाइम पेपर में। अच्छा, इसके अलावा ना असल में मसला और कोई नहीं है, एवरीडे साइंस के क्वेश्चन जो है ना कुछ पेपर्स हैं जिनमें बहुत कम होते हैं। किसी एक आध पेपर में रेयरली आ जाए तो ज्यादा, अदरवाइज 3 4 क्वेश्चन होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते मैक्सिमम। किसी पेपर में हो तो आ जाते हैं 7 8 10 भी, अदरवाइज बहुत कम होते हैं इसके एवरीडे साइंस के। लेकिन देखिए पोर्शन है कमीशन के हवाले से, ये क्यों, क्योंकि अगर कोई एक पोर्शन तो उस मार्क्स क्या हो जाते हैं, जाते हैं। अगर हम गलत उसको टिक कर रहे हैं तो नेगेटिव, इसलिए करें कि इसको कवर करें आप। अच्छा, कुछ कंपोजिशन यूनिवर्स देख लीजिए, इसमें ऑर्डिनरी मैटर है, ठीक, ऑर्डिनरी मैटर जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम गैस, स्टार, न्यूट्रिनो, हैवी एलिमेंट, ये कितने पाए जाते हैं, 5% पाए जाते हैं। डार्क मैटर जो है विजिबल नहीं होते, बट ग्रेविटेशनल पुल जो है ना इनकी बहुत ज्यादा होती है, तो ये 23% पाए जाते हैं। डार्क एनर्जी जो है ये भी बहुत ज्यादा होती है, मिस्टीरियस हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ द एनर्जी which spread out uniformly throughout the space and which has anti-gravitational proper, ये एंटी ग्रेविटेशन होती है, ठीक है। तो डार्क एनर्जी क्या होती है, 72% पाई जाती है। इसमें आपको कोई ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप ये परसेंटेज याद रख लें, कुछ भी नहीं। वो पूछ सकता है कि जिस यूनिवर्स के अंदर डार्क मैटर कितने परसेंट है, 23%, डार्क एनर्जी 72%, ऑर्डिनरी मैटर 5%, ये नहीं पूछेगा कौन कौन से हैं। अच्छा, उसके बाद है डिटेल ऑफ ऑर्डिनरी मैटर्स की बात करें, डिटेल ऑफ ऑर्डिनरी मैटर्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस, ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस जो है ये ऑर्डिनरी मैटर्स के अंदर आता है। और ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस कहाँ पाई जाती है, ये सन के अंदर, स्टार के अंदर पाई जाती है। क्योंकि स्टार की अपनी एनर्जी होती है, और वो कहाँ से आती है, हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से आ रही होती है। हाइड्रोजन हीलियम आर द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। स्टार की बात करें, स्टार जो है मोस्टली बॉल ऑफ मोस्टली हाइड्रोजन है, हीलियम गैस के ऊपर होती है, जो कि चमकते हैं। मैंने अभी बताया इनकी अपनी जो है लाइट होती है, एनर्जी होती है। सन भी क्या है, एक स्टार है। और न्यूट्रिनो क्या होता है, न्यूट्रिनो के ऊपर कोई चार्ज नहीं होते। और ये जो है इनके एनवायरनमेंट के अंदर, यानी कि इनके यूनिवर्स के अंदर बड़ी लिटिल मास जो है ना इनका पाया जाता है, न्यूट्रिनो। हैवी एलिमेंट जो है, हैवी एलिमेंट में क्या आता है हमारे यूनिवर्स के अंदर, जो हैवी एलिमेंट पाए जाते हैं वो कौन कौन से, प्लेनेट हो गए, अर्थ, वीनस, जुपिटर, नेपच्यून, ये प्लेनेट जो होते हैं ये हैवी मैटर होते हैं।
हैवी एलिमेंट होते हैं। अब एज ऑफ द यूनिवर्स जो है किस तरह मेजर की जाती है? अब कैसे पता चलेगा जी हम एज ऑफ यूनिवर्स? ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये भी यहीं से आई थी। कैसे पता चला जब बिग बैंग थ्योरी का? बेसिकली जो बिग बैंग थ्योरी का पता चला था वो माइक्रोवेव्स की वजह से चला था, ठीक है। वो कहाँ से आ रही थी? यूनिवर्स से आ रही थी। आई थिंक मैक्रो या रेडियो वेव से हम आगे देख लेते हैं। तो वहां से जो है ना जब इनको डिटेक्ट किया गया तो वहां से पता चला कि बिग बैंग हुआ था। एज ऑफ यूनिवर्स मेजर की गई थी। किस तरह मेजर की जाती है? इसकी टू वेज है। एक बाय लुकिंग एट द ओल्डेस्ट स्टार। एक तो ये है कि सबसे पहले आपने आके देखना है कि सबसे ओल्ड स्टार देखना है कि कितना पुराना स्टार है, ठीक है। दूसरा क्या है जी? बाय मेजरिंग द रेट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स एंड एक्सप्लॉइटिंग बैक टू द बिग बैंग। दूसरा ये कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन कितना हुई है, यानी कि बिग बैंग कब हुआ ये देखना है। उसकी जब एक्सपेंशन हुई तो ये क्या है, दो पॉइंट है जिसकी बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, एज ऑफ यूनिवर्स मेजर कर सकते हैं। और इसी की बेस के ऊपर मेजर की गई थी जो कि 4.5 बिलियन ईयर्स जो है ना पहले ये बिग बैंग थ्योरी मेजर की गई थी। अब कुछ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के रिलेटेड जो है ना कुछ theories है, कहते हैं ये theory है जस्टिफाई करती है। अब कौन कौन सी थ्योरीज है ये देखते हैं हम। सबसे पहले क्रिएशन थ्योरी। और इस पे हम बीइंग मुस्लिम हम यकीन करते हैं क्रिएशन थ्योरी के ऊपर कि कायनात जो है किसने बनाई थी, बिल्ड की थी? कायनात जो है अल्लाह ने बिल्ड की थी। और ये हमारी मुस्लिम जो है जो बिलीवर यही है, कायनात अल्लाह ने बनाई है। बट है वो इस चीज को नहीं थे, वो साइंटिफिकली इसको पढ़ते हैं। लेकिन क्योंकि साफ ज़ाहिर है हम जिस दौर में रह रहे हैं तो हमें इसको टेक्निकली और साइंटिफिकली हमने इसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हमने पेपर भी पास करना है इधर। अंग्रेजों ने जो थ्योरी दी है उन्होंने ही सारा ये सिस्टम यहाँ पे बनाया है। हम उसको डिनाई भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने रिसर्च की है इसके ऊपर। हमारी अपनी तो रिसर्च और कोई नहीं है ना, तो इसलिए हमने इसको एक्सेप्ट करना है बिग बैंग थ्योरी को। ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। और दिस थ्योरी स्टेट दैट द यूनिवर्स स्टार्टेड एज ए बिग बॉल। एक बॉल थी बहुत बड़ी, जिसके अंदर जो है एनर्जी भी थी, फोर्स भी थी, नेचर की मैटर भी थे, स्पेस भी थे। और ये क्या हुआ, ये एक बहुत बड़ी बॉल थी जो कि क्या हुई, एक्सप्लोड हुई, फट गई। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये बिग बैंग थ्योरी क्या हुई, ये जनरेट हुई और ये यूनिवर्स जनरेट हुई। तकरीबन 15 to 20 बिलियन ईयर एगो वो कहता है कि ये क्या होता, बिग बैंग थ्योरी हुई थी। दिस बॉल एक्सप्लोडेड विद द gigantic explosion known as the Big Bang. Since then the universe is expanding. यानी कि तब से जो है ना ये क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। उसके बाद बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? लिमेटियर था, इसने प्रपोज की थी बिग बैंग थ्योरी। की थी नाम इसको किसी और ने दिया था, साइंटिस्ट ने, बिग बैंग थ्योरी। तो इसके मुताबिक जो है लाइफ ऑफ द अर्थ कितना है, जॉर्ज लिमेटियर के अकॉर्डिंग लाइफ ऑफ द बिग बैंग थ्योरी कितनी है, यानी कि लाइफ ऑफ द अर्थ कितनी है? 13.8 बिलियन ईयर्स है। 13.8 बिलियन ईयर्स। तो वही एज ऑफ द यूनिवर्स कितना हो गई? 13 बिलियन ईयर्स भी आ सकता है, 13.8 बिलियन ईयर्स भी आ सकता है, 14 बिलियन ईयर्स भी दे देता है, समटाइम 12 बिलियन ईयर्स भी दे देता है। इको ऑफ द बिग बैंग कैन बी हेard इन द फॉर्म ऑफ मैक्रो वेव रेडियो सिग्नल्स। मैंने बताया अभी। अब बिग बैंग जो है इसकी इको कैसे पता चला कि बिग बैंग थ्योरी हुई थी, यूनिवर्स जो है ना डेवलप हुई थी? वो बेसिकली माइक्रोवेव रेडियो वेव जो सिग्नल्स थे, रेडियो सिग्नल्स थे, वहां से इन्होंने डिटेक्ट किया। इनको क्या कहा जाता है जी? CMB कहा जाता है, कॉस्मिक माइक्रो बैकग्राउंड। उस डिटेक्ट की गई थी जी। देखिए ना इन्होंने ये किया, जो है ये साइंटिस्ट ने स्पेस के अंदर ये भेजी थी ना, तो वहां पे ये बल्कि माइक्रोवेव स्पेस के अंदर ये पाई भी जाती है यूनिवर्स के अंदर, ठीक है। जो हमारी गैलेक्सीज है उसके अंदर, यूनिवर्स के अंदर पाई जाती है। तो उससे जो है ना ये डिटेक्ट किया गया था।
इंस्ट्रूमेंट के जरिए कि इतने साल पुरानी जो है ना ये वेव्स हैं। जी, उसके बाद है जी ऑसिलेटिंग थ्योरी से पता चला। ऑसिलेटिंग थ्योरी क्या कहती है जी? देयर इज ए continuous expansion and contraction in the universe. Universe continues to expand and collapse. ये क्या कहती है जी ऑसिलेटिंग थ्योरी के लैंड यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड भी हो रही है और कोलैप्स भी हो रही है, ठीक है। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन भी हो रही है, खुद ब खुद जन एक्सप्लोड होती है और खुद ब खुद जन उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। ये क्या कहती है? ऑसिलेटिंग थ्योरी कह रहती है। स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या है? ये थ्योरी किसने दी थी? सर फ्रेड हॉल हॉयल ने दी थी। सर फ्रेड हॉयल ने। स्टेडी स्टेट थ्योरी ये बिग बैंग थ्योरी को अपोज करती है। स्टेट दैट यूनिवर्स हैड बीन इन द सेम कंडीशन बिफोर एंड नाउ। जी यूनिवर्स जो है जैसे पहले थी अब भी वैसे ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। दिस थ्योरी स्टेटिंग दैट न्यू मैटर इज ऑलवेज क्रिएटेड टू फिल द स्पेस लेफ्ट बाय द यूनिवर्स। वो कहता है कि जी यूनिवर्स के अंदर जब कोई स्पेस पैदा होती है, खला पैदा होता है, उसकी जगह नया मैटर आ जाता है, वो उसकी जगह फिल कर लेते हैं। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल बेसिकली ये जो आपकी गैलेक्सीज है उसके अंदर होता है ब्लैक होल। और ये वो पॉइंट है जहां पे सबसे ज्यादा जो है ना ग्रेविटेशनल पुल होता है। तो ये मैं आपको जस्ट एक जो है डायग्राम बना के दे रहा हूँ, उसमें देख लीजिएगा कि ब्लैक होल कौन सा है। ये स्पाइरल फॉर्म के अंदर है जो हमारी गैलेक्सी है, ठीक है, मिल्की वे जिसको कहा जाता है। तो ये जो सेंटर है, ये पॉइंट दैट इज कॉल्ड द ब्लैक होल कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये ब्लैक होल है। अब हम इसको देखते हैं। ब्लैक होल्स आर वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट एंड डेडलीस्ट थिंग इन द यूनिवर्स। ये सबसे ज्यादा डेडलीस्ट और स्ट्रेंजेस्ट थिंग है यूनिवर्स के अंदर। दे आर फाउंड एट द सेंटर ऑफ द मोस्ट गैलेक्सीज। और बहुत सारी जितनी भी गैलेक्सीज है यूनिवर्स के अंदर, उसके अंदर जो है ना ये उसके सेंटर में पाया जाता है ब्लैक होल। मैंने अभी आपको एक स्पाइरल शेप बना के दी। ये बेसिकली स्पाइरल शेप क्या था? हमारे मिल्की वे जो है गैलेक्सी जो है उसकी शेप थी। सेंटर क्या है? ये ब्लैक होल है। और हर गैलेक्सी के अंदर इसी तरह ही ब्लैक होल है ये। और ये एक्सट्रीमली डेंस होता है। They have such a strong gravitational attraction that even light cannot escape their grasp if it comes near enough. ये इतना जो है ना ब्लैक होल इतना स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटेशन पुल है कि इसमें लाइट आ जाए तो ये वापस नहीं जा सकती, एस्केप नहीं कर सकती। ब्लैक होल exerts such massive force that escape velocity is very high due to high gravity. इसकी जो है एस्केप वेलोसिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है इसमें, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल है। यहाँ से इसके ब्लैक होल इसके सेंटर से निकलने के लिए वेलोसिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और लेकिन क्यों होती है? भाई इसकी ग्रेविटी ज्यादा होती है इस वजह से। उसके बाद जी टर्म ब्लैक होल रेफर टू क्लासिफाइंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द हाई डेंसिटी। इसको छोड़ दे, सुपरनोवा की तरफ है। सुपरनोवा क्या है बेसिकली? सुपरनोवा जो है मोस्ट ब्लैक होल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज आर born when a gigantic when a giant star runs out of the energy. सुपरनोवा क्या है? यानी कि जब भी कोई जो है यूनिवर्स के अंदर बर्स्ट होता है, एक्सप्लोजन होती है, उससे जो है ना बहुत बड़े बड़े स्टार बनते हैं, ठीक है। और वो एनर्जी से क्या करते हैं? वो जेट स्टार क्या आते हैं वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बिग एक्सप्लोजन होती है और इसकी वजह से जो स्टार वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सुपरनोवा कहलाता है। द स्टार implodes and its center collapse under its own weight. दिस कॉज एन एक्सप्लोजन कॉल्ड द सुपरनोवा कहलाती है, ठीक है। ये जो एक्सप्लोजन होती है दैट इज कॉल्ड द सुपरनोवा और इसमें बड़े बड़े स्टार बनते हैं। अब डिस्कवरी ऑफ ब्लैक होल की तरफ देखते हैं, क्या थी, कब हुई इसकी? डिफरेंट साइंटिस्ट के कंसेप्ट है। अल्बर्ट आइंस्टाइन पहला था जिसने ब्लैक होल को क्या किया था, प्रिडिक्शन की थी, एग्जिस्टेंस ऑफ द ब्लैक होल। पूछ सकता है क्वेश्चन, सबसे पहले ब्लैक होल की जो प्रिडिक्शन थी किसने दी थी? जी अल्बर्ट आइंस्टाइन दी थी। कब दी थी? 1916 में दी थी।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किसके जरिए दी थी, किस थ्योरी के जरिए, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए। उसके बाद अमेरिकन एस्ट्रोनोमर था, एस्ट्रोनोमर जॉन व्हीलर। जॉन ने इसके लिए एक टर्म यूज की थी, कौन सी, ब्लैक होल। ब्लैक होल टर्म किसने यूज की थी, जॉन व्हीलर ने। डिस्कवर किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, और टर्म का जो नाम दिया था ब्लैक होल, वो किसने दिया था, जॉन व्हीलर ने दिया था। 1967 में दिया था, 1967 में। After decades of the black hole being known only as a theoretical object, the first physical black hole ever discovered was spotted in the 1971। अब जो फिजिकली इसको जो डिस्कवर किया गया था वो 1971 में किया गया था। द ब्लैक होल डिवेल्प इन द ओजोन लेयर इज ओवर अंटार्कटिका। अब देखिए, ब्लैक होल जरूरी नहीं है कि ये यूनिवर्स के अंदर हो। ब्लैक होल जो है ये बेसिकली ओजोन लेयर के अंदर भी ये डेवलप किया, जो हुआ था ओजोन लेयर के अंदर, यानी कि एक होल हो गया था, जिसकी वजह से रेडिएशंस जो है ना, अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट जो है वो जमीन के ऊपर आ रही थी। तो वो भी क्या है, ब्लैक होल डेवलप किया गया था ओजोन लेयर के अंदर, अंटार्कटिका के अंदर किया गया था। अब कुछ यूनिट्स हैं, देख लीजिएगा। लाइट ईयर क्या है, ये किस पर्पस के लिए होती है। लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस, इज द डिस्टेंस लाइट कैन ट्रेवल इन द वेकम ट्यूब इन द 1 ईयर। देखें, इन द वेकम। अब बेसिकली लाइट ईयर क्या है, यूनिट है। किसका यूनिट है जी, पूछा जाता है लेंथ का। लेंथ का पूछ लेता है, डिस्टेंस का भी कह देता है। डिस्टेंस और लेंथ का यूनिट है ये लाइट ईयर। और ये किसके लिए, पर्पस के लिए यूज होता है, ये यूनिवर्स के लिए होता है, स्टार्स के दरमियान। अब लाइट ईयर है क्या, यानी कि 1 साल तक लाइट जितना ट्रेवल करती है। फर्ज करें आज है आपका 22 मई, 22 मई से लेकर नेक्स्ट 22 मई तक जितना ये लाइट सफर करेगी, ट्रेवल करेगी, और ये जितना टाइम होगा, ये सारे का सारा क्या कहलाएगा, लाइट ईयर कहलाएगा। जितना वो डिस्टेंस कवर कर जाएगी, ये सारे का सारा क्या है, लाइट ईयर कहलाता है। 1 साल में जितना लाइट डिस्टेंस कवर करती है, दैट इज कॉल्ड द लाइट ईयर। लाइट ईयर मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स। स्टार्स के दरमियान जो है, क्योंकि स्टार्स के दरमियान फासला बहुत ज्यादा होता है, तो उनके दरमियान डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो है लाइट ईयर दिया गया। क्यों हम इसको मीटर में तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो छोटी यूनिट है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दी गई, जिसको नाम दिया गया था लाइट ईयर दिया गया था, स्टार्स के दरमियान डिस्टेंस मेजर करने के लिए। लाइट ईयर इज वन ऑफ द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस यूज फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। असल में वो क्वेश्चन पूछता है जी, लाइट ईयर किसकी यूनिट है, वो डिस्टेंस की या लेंथ की है। मोर प्रिसाइजली 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू किसके इक्वल है जी, ये दी गई है वैल्यू, किलोमीटर, या 9.5 मिलियन मिलियन किलोमीटर पर ट्रिलियन। यानी कि इतना जो है ना ये डिस्टेंस कवर करती है, इसके इक्वल है। फॉर डिस्टेंस टू अदर पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, एस्ट्रोनॉमर यूज यूनिट ऑफ द लाइट ईयर। अब देखिए, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के अंदर, या अपनी मिल्की वे के अंदर ही, एक स्टार से दूसरे स्टार तक कौन सा यूनिट यूज किया जाता है, लाइट ईयर यूज किया जाता है, या पार्सेक भी यूज किया जाता है। अब डिस्टेंस जहां पे बहुत ज्यादा बढ़ जाए, वहां पे आप पार्सेक यूज कर लेते हैं। अब एक पार्सेक के अंदर कितने लाइट ईयर होते हैं, 3 लाइट। ठीक है, 3.3 लाइट ईयर। देखिए, पार्सेक इतना बड़ा यूनिट है कि 3.3 लाइट ईयर मिलेंगे तो एक पार्सेक बनेगा। ये पार्सेक भी पूछ सकता है जी, किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है या लेंथ की। इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, पार्सेक को। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है एयू। ये बेसिकली किसके लिए यूज होता है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रिप्रेजेंट द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। यानी कि सूरज और जमीन, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है, इसको भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। और ये कितना है, तकरीबन 93 मिलियन माइल्स, या 150 मिलियन किलोमीटर। ये पूछा जाता है, 150 मिलियन किलोमीटर जो है सूरज और जमीन के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 150 किलोमीटर। और किलोमीटर भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। और जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है दैट इज स्मॉलर देन द लाइट ईयर। लाइट ईयर से ये छोटा होता है। गैलेक्सी की बात करते हैं। गैलेक्सी क्या होती है बेसिकली,
गैलेक्सी क्या होता है? एक ग्रुपिंग ऑफ द मिलियन एंड द बिलियन ऑफ द स्टार्स केप्ट टुगेदर बाय द ग्रेविटी। अब देखें, ये जो है ना, ये बहुत बड़ी गैलेक्सी हमारी जो है मिल्की वे गैलेक्सी है, और हजारों की लाखों की तादाद में जो है गैलेक्सीज हैं, बल्कि बिलियन की तादाद में गैलेक्सीज हैं। और उस गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे मिलियन बिलियन स्टार्स हैं। ये देख लें कि यूनिवर्स कितनी बड़ी है, और ये सारी खुदा की कुदरत है, और सारी एक तरतीब से चल रही है। तो मिलियन बिलियन इसके अंदर स्टार्स होते हैं गैलेक्सी के अंदर। हमारी जो मिल्की वे है उसकी शेप क्या है? स्पाइरल है, जो मैंने अभी बना के दी थी, ये स्पाइरल शेप है। ये हमारी मिल्की वे जो जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है, वो कौन सी है? मिल्की वे है, गैलेक्सी है। मिल्की वे इज द गैलेक्सी टू विच द सोलर सिस्टम बिलोंग, जिससे हमारा सोलर सिस्टम बिलोंग करता है। अच्छा, एडविन हबल। एडविन हबल एक साइंटिस्ट था जिसने क्लासिफिकेशन की थी, हर्बर्ट एडविन हल्बर क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन क्या है? गैलेक्सीज की क्लासिफिकेशन है। वो कहता है जी, 4 क्लासेस ऑफ गैलेक्सीज आर, 4 किस्म की गैलेक्सी पाई जाती है। स्पाइरल गैलेक्सीज होती है, बेयर्ड स्पाइरल होती है, इलेप्टिकल होती है, इर्रेगुलर गैलेक्सीज पाई जाती है पूरी यूनिवर्स के अंदर। इस 4 किस्म की गैलेक्सीज है। ये किसने कहा था? एडविन हबल क्लासिफिकेशन। सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम हमारा क्या है यूनिवर्स के अंदर? यही कि हमारा सूरज है, और उसके साथ कितने? 8 प्लैनेट है। सूरज के साथ कितने? 8 प्लैनेट। ये हम कल पढ़ेंगे सोलर सिस्टम भी कौन कौन से 8 प्लैनेट हैं। 1 स्टार है और 8 प्लैनेट है। कौन से? मरकरी, एम वेम जे सन, एम वेम है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये जो है ना क्या है? 8 सैटेलाइट्स हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी लेसर बॉडीज हैं पाई जाती हैं, जिसमें एस्ट्रॉइड्स हो गए, कमेट्स हो गए, मेट्रॉइड्स हो गए, ये भी हम देखते हैं। एज ऑफ द अर्थ की एज पूछता है जी। अर्थ की एज कितना है? यूनिवर्स की तो है 13 बिलियन ईयर्स। अर्थ की क्या है? अर्थ की जो है वो 4.6 बिलियन ईयर्स है। हमारी जो अर्थ है जहाँ पे हम रह रहे हैं, इसकी कितनी एज है? 4.6 बिलियन ईयर्स है। अब देखते हैं इनको, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? ये छोटी छोटी यूनिट जो है गैलेक्सी के पार्ट है, देखते हैं। एस्ट्रॉइड्स, ग्रुप ऑफ द स्मॉल पीसेस ऑफ द रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये छोटे छोटे पीसेस होते हैं। एक तो हो गए ना हमारे जो सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट्स हैं, वो तो हो गए बड़े बड़े। उसके अलावा छोटे छोटे जो है ना, रॉक टाइप के छोटे छोटे प्लैनेट है जो कोई घूम रहे हैं, तो उस सन के गिर्द ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हैं। और स्पेशली किस ऑर्बिट के अंदर? जो मार्स और जुपिटर का ऑर्बिट है, मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट, उसके अंदर वो क्या कहलाते हैं? एस्ट्रॉइड्स कहलाते हैं। ठीक है। एस्ट्रॉइड होती है सिस्टम की माइनर ऑब्जेक्ट्स इन द इरेगुलर शेप। ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट की इरेगुलर शेप होती है, और ये सूरज के गिर्द घूमते हैं। मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉइड लाइज इन एस्टेरॉइड बेल्ट बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द, देखिए मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के दरमियान में ज्यादातर ये पाए जाते हैं। दूसरे है मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स आपने देखे होंगे, शहाब साकिब जिनको कहा जाता है, ये टूटते हैं और इनकी स्पीड बड़ी ज्यादा होती है। और ये जब ऑर्बिट से निकलते हैं, तो क्या होता है कि जमीन के ऑर्बिट में पहले पहुंचने से पहले क्या हो जाते हैं? ये जल के ना ये फिर बुझ जाते हैं। मेट्रॉइड इज स्मॉल रॉक metallic space. Meteorites are significantly smaller than the asteroids, and when a meteor or comets or asteroid enter in the Earth's atmosphere at a speed typically in the excess of 20 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि ये जब जमीन के ऑर्बिट के अंदर दाखिल होते हैं, इनकी स्पीड कितनी हो जाती है? इतनी स्पीड होती है कि 20 किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 20 किलोमीटर कर रहे होते हैं जी। वो आपकी तरफ होगा नो डाउट, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और 72,000 किलोमीटर पर हावर या 45,000 माइल पर हावर,
उसकी स्पीड के साथ जो है ना ये मूव करते हैं। ये जो है ये ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस स्ट्रीक ऑफ द लाइट, ये लाइट जो है ना हम जिसको कहते हैं जी वो शाब साकिब जा रहा है, ठीक है। ये सितारा जो है ना जलता हुआ जाता है और एकदम से बुझ जाता है। और अक्सर हम कहते हैं जी फिल्मी डायलॉग है कि दुआ मांगे तो कबूल होती है, ये तो मेरा अल्लाह जानता है। बोथ फ्रॉम द ग्लोइंग ऑब्जेक्ट एंड द ट्रायल ऑफ द ग्लोइंग पार्टिकल दैट इट्स लीव इन इट्स वेक, ये फिनोमिना इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, मैटियर। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं कि जब ये जलता है और फिर बुझता है, इसको क्या कहते हैं, मैटियर कहा जाता है, या शूटिंग स्टार भी हम कहते हैं। काफी है, देख लें। मेरा तो था कि चले कल हम फिर ये न्यूक्लियर फिजन है, यहाँ से फिर काम या फिजिकल टेंट ऑफ द सन। आप ये देख ले इसको इसको कंप्लीट क्योंकि कमेट और सन है, ये दो स्लाइडें देख लेते हैं। अब कॉमेट क्या होता है? कॉमेट जो है ये आईसी स्मॉल सोलर सिस्टम passing close once begin to release gases and produce called outgassing। ये ऐसी होती है जब सूरज के करीब से गुजरेगा ये, तो क्या हो जाएगा, ये गैसेस की शक्ल में इख्तियार कर लेगा। कॉमेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये सूरज के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। ये ऐसी सेलेस्टियल बॉडी होती है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इसको कॉमेट्स कहते हैं। कॉमेट हैव ऑर्बिट अराउंड द सन, ऑर्बिटल पीरियड होता है इसका अपना। क्लाउड्स ऑफ द डस्ट एंड द गैस, अब देखिए सूरज के गिर्द आपको क्लाउड्स ऑफ डस्ट और गैस के क्लाउड्स नजर आते हैं। आप गैलेक्सी को अगर आप देखें, सोलर सिस्टम को आप गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा तो वहां पे आपको देखेंगे तो आपको गैस और क्लाउड नजर आ रहे होंगे। वो गैस और क्लाउड्स क्या कहलाते हैं? बेसिकली कॉमेट कहलाते हैं वो। कॉमेट आर फ्रोजन leftovers from the formation of the solar system composed of the dust, rock and ice। बस सन को देख, सन के द हेस्ट बॉडी और इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा जो है घूम। सन जो है ये एक स्टार है, और स्टार क्या होता है, स्टेशनरी होता है, मूव नहीं करता, ठीक है। इसकी जो एज है वो भी 4.5 बिलियन ईयर्स है। देखिए जब हम आपकी अर्थ बनी, यूनिवर्स के अंदर ब्रेक डाउन हुआ, तो उसकी वजह से जो हमारा सोलर सिस्टम बना, डेफिनेटली जब अर्थ बनी तो आपका सूरज भी तब ही बना था, ठीक है। तो इसकी एज भी क्या है, 4.5 बिलियन ही है। हमारा जो एंटायर सोलर सिस्टम है उसका 99.8% जो मास है वो क्या है, सूरज के ऊपर वो करता है, यानी कि इतना बड़ा है सूरज। और बाकी जो 8 प्लेनेट है वो क्या है, 0.2% है। सूरज और जमीन के दरमियान जो डिस्टेंस है हमने पढ़ा, 150 किलोमीटर है, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा, सन टेक्स 225 मिलियन ईयर्स टू ट्रेवल अराउंड द गैलेक्सी, यानी कि अपनी गैलेक्सी के गिर्द, अब सूरज गैलेक्सी में घूम रहा है, बट क्या है, स्टेशनरी है, लेकिन गैलेक्सी अपनी में तो घूम सकता है उसके ऑर्बिट के अंदर। सूरज के गिर्द जो चीज घूम रही है वो प्लेनेट है, जिसमें हमारी अर्थ भी आ जाती है। हम अपने लिहाज से देखें तो सूरज क्या है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है। लेकिन गैलेक्सी के लिहाज से देखें तो वो मूव कर रहा है, तो उसको कितने साल लगते हैं, 225 साल लगते हैं एक ट्रेवल कंप्लीट करने में, एक राउंड। एनर्जी एमिटेड फ्रॉम द सन न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होती है। सूरज के अंदर क्या होते हैं, फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं, और फिशन भी हो रहा है, फ्यूजन भी हो रहा है, दोनों हो रहे हैं। सूरज के अंदर जो है ना वो क्या है, ज्यादातर जो है फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। टाइड्स इन द ओशियंस के अंदर जो टाइड्स होती है वो भी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होती है, किसकी, सन और मून की वजह से। और ये जो ओशन टाइड का रिजल्ट है ये किसने आइजैक न्यूटन ने किया था 1687 में, कि जी जो मदर जजर पैदा होती हैं वो किसकी वजह से होती है, ग्रेविटेशन पुल की वजह से होती हैं। जो ओशन टाइड्स होती हैं वो क्या होता है, ग्रेविटेशन पुल की वजह से होती है। ये किसने कहा था, आइजैक न्यूटन ने 1687 में।
इसको सन को येलो डवार्फ भी कहा जाता है। तीन होती हैं, व्हाइट डवार्फ, येलो डवार्फ, रेड डवार्फ। पहले रेड था, अब येलो है, आने वाला वक्त में क्या हो जाएगा, व्हाइट डवार्फ हो जाएगा। क्योंकि हीलियम गैस जो है ना वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है फ्यूजन रिएक्शन की वजह से। हाइड्रोजन जो है वो बड़े हाइड्रोजन जो है वो ब्रेक डाउन होकर किस में जा रही है, कन्वर्ट हो रही है हीलियम के अंदर। हीलियम बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसलिए जो है ना ये ऐसा ऐसा क्या हो जाएगा, व्हाइट डवार्फ, यानी कि सूरज ठंडा हो जाएगा आने वाले कई सालों बाद। अच्छा, सूरज की जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है किसकी वजह से, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से होती है। इसमें ब्रेक हो रही है हीलियम के अंदर। अब हाइड्रोजन देखिए, सोलर से जो सूरज है हमारे अंदर, उसके अंदर दो बड़ी गैसेस हैं, हाइड्रोजन और हीलियम है। ठीक है, उसके अंदर हाइड्रोजन जो है ब्रेक डाउन हो रही है किसके अंदर, हीलियम के अंदर। ठीक है, तो क्या हुआ कि ऐसा ऐसा क्या हो रही है, क्योंकि हीलियम जो है वो क्या कोल्ड गैस है, और जब ये रिएक्शन होता है हाइड्रोजन टू हीलियम तो एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए आपने देखा होगा कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसमें हाइड्रोजन 91.2% और हीलियम जो है 8.7%। बाकी 1% क्या होती है, 0.1% अदर गैसेज हैं। हाँ जी, फिजिकल कांटेक्ट जो है ना ये हम सन का कल देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सन भी इसी के अंदर आता है। न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन रिएक्शन, ये सोलर सिस्टम हो गया, ये प्लैनेट्स है, ये हम कल देख लेंगे। और कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम हम करें